मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है सर सैयद अहमद खान और दो राष्ट्रों का सिद्धांत। सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के मुस्लिम सुधारकों में एक प्रमुख नाम है। मैंने 1985 में एक शोध पत्र लिखा था अंग्रेजी भाषा में। उस शोध पत्र का टाइटल था फ्रॉम कम्युनलिज्म टू सेपरेटिज्म, पॉलिटिको इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत लंबा पेपर था और साउथ एशियन रिव्यू में छपा था। तो मैं उस पेपर को वापस पढ़ रहा था तो ध्यान में आया कि इसके टोटल उस पर था तो वन ऑफ द एस्पेक्ट इज़ टू नेशंस थ्योरी। और बेसिकली ठीक है, दो देयर वर नंबर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल रीजन्स behind this, but finally the two nations theory became the basis of the origin of Pakistan। तो यहाँ से मेरा विचार आया कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और इसमें ये देखने का मैंने प्रयास किया है कि जो शुरुआत हुई है वो किस प्रकार से हुई। क्योंकि जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान, उनको बहुत बड़ा सुधारक तो माना ही जाता है, किंतु उन्होंने जो सुधार पर जो उनका दृष्टि थी वो समग्र भारत पर नहीं बल्कि एक कम्युनिटी पर थी कि किस तरह से मुसलमानों को पिछड़ेपन की स्थिति से उभार करके आधुनिक युग में शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से उन्हें एक अवसर दिया जाए, उनको अभिव्यक्ति का स्पेस मिलना चाहिए। इन भावनाओं से लेकर उन्होंने कार्य किया। बेसिकली सर सैयद अहमद खान सोशल वर्कर तो नहीं थे, बेसिकली तो ही वॉज वन ब्यूरोक्रेट इन ईस्ट इंडिया कंपनी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर थे और 1857 की क्रांति के समय वे अंग्रेजी सेवा में थे और 1857 की क्रांति में उनका व्यक्तिगत स्तर पर निश्चित तौर पर जब सरकारी सेवा में ब्यूरोक्रेट थे तो उनका काम क्रांति को दबाना ही था। तो यूँ करके मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। और सर सैयद अहमद खान का जो व्यक्तित्व है बहुआयामी है, उन पर भी मैं अभी बात नहीं करूंगा। मैं अभी बात करूंगा ख़ास तौर पर कि किस तरह से सर सैयद अहमद खान के जो एफर्ट्स थे उनमें से दो राष्ट्रों का सिद्धांत निकल करके आया, जो दो राष्ट्रों का सिद्धांत बाद में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का आधार बना। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में हुआ और ये 1838 में लगभग 21 साल की उम्र में ये कंपनी की सेवा में जुड़े और इन्होंने 1838 से लेकर के और 1876 तक लगभग 38 साल ब्रिटिश इंडिया कंपनी की प्रशासनिक पद पर सेवा की। और जब वो रिटायर होने वाले थे उसके पहले उन्होंने कुछ एजुकेशनल एफर्ट्स किए। तो उनकी समझ ये थी कि क्योंकि ये फैक्ट हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने ही मुसलमानों को, मुग़लों को बेसिकली तो, और जब मुग़लों का शासन था तो मुग़ल प्रशासन में मुसलमानों की अहमियत थी। न्याय व्यवस्था में उनके काजी मुफ्ती महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, फौजदार जो हैं वो न्याय किया करते थे। तो ऑल वर रिप्लेस्ड बाय मजिस्ट्रेट्स एंड वकील्स। जो अंग्रेज़ों ने अपनी पद्धति में, पूरी न्यायिक पद्धति में मजिस्ट्रेट और वकील आ गए तो वो अपने आप एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था मुसलमानों का वो बाहर हो गया। फिर मुसलमानों को शुरू से ही अंग्रेज़ों ने संदेह की दृष्टि से देखा, इसलिए फ़ौज में क्योंकि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेसिकली वो एक वारियर कौम रही है तो उनको उन अवसरों से भी वंचित हो जाना पड़ा। तो ये लगा, जो सर सैयद अहमद खान का कहना था कि गलतफहमी के कारण मुसलमानों को अंग्रेज़ों के हाथों बहुत नुकसान सहना पड़ा है, जबकि वास्तविकता ये है कि एक दिन वे प्रशासक थे, वे जज थे एंड in the one fine morning they became a layman, not only layman but उनकी जो स्थिति थी कि संदेह के घेरे में थे। तो उनकी जो दूरी थी, जो एंटागोनिज्म था, दोनों का जो विरोध था अंग्रेज़ी शासन और मुस्लिम जो अपर क्लास है
जो ये नहीं कि आम मुस्लिम का कुछ कोई महसूस नहीं था, तो अपर क्लास मुस्लिम था, उसको क्या हुआ कि वो अंग्रेज़ों से विमुख हो गया। और विमुख होने का परिणाम ये हुआ जो सर सैयद अहमद खान भी मानते हैं, और एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि मेजॉरिटी ऑफ जो हिंदूज हैं उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को जल्दी अडॉप्ट किया। बंगाल में सबसे पहले हिंदुओं ने वो अंग्रेजी सीखी, उन्होंने कंपनी की सेवाओं में आना शुरू किया। तो ये लगने लगा कि जो मुस्लिम्स ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया है कि वे एंटागोनाइज्ड हैं विद द ब्रिटिश रूल, तो उनको किस तरह से अंग्रेज़ों के समीप लाया जाए, इस बात के लिए सर सैयद अहमद खां का अपना ये था कि वो इस बात के पक्षधर थे कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच जो गलतफहमी पैदा हो गई है, उस गलतफहमी को ख़त्म करके और पुनः एक अच्छे संबंध कायम किए जाएं। जैसा हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद, जो क्रांति के पहले भी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, जो मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान में विभाजन करके और विभाजनकारी तरीके से अंग्रेज़ अपना शासन चला रहे थे, लेकिन जो उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है 1857 के बाद बिल्कुल पिन पॉइंटेड फोकस्ड हो गई कि किस तरीके से इसे और डिवीज़न किया जाए। क्योंकि इस 1857 में जो एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दी, उससे ब्रिटिश को, अंग्रेज़ों को ये एहसास हो गया कि यदि ये हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस तरह प्रतिरोध करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका शासन इस देश में लंबा नहीं चल सकता। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और आगे बढ़ाया, और जो अंग्रेज़ी साम्राज्य के समर्थक थे उन सभी ने, वेदर इट वॉज हिंदू और मुस्लिम और फ्यूडल्स और राजाज महाराजाज, उन सब ने मिलकर के उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में अंग्रेज़ों का सहयोग किया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो 1857 के बाद की जो पोस्ट म्यूटनी कहते हैं या पोस्ट 1857 रेवोल्यूशन जो पॉलिसी है ब्रिटिश की, वन ऑफ देम इज़ दिस कम्युनल डिवाइड। तो कम्युनल डिवाइड को लेकर के ये मामला चला। तो 1860 में 1860 में सर सैयद अहमद खान ने एक पुस्तक लिखी, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, भारत के वफादार मुसलमान, और उन्होंने उसमें ये सिद्ध किया कि 1857 में भी बाय एंड लार्ज मुसलमान जो हैं वे अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे, किंतु कुछ एक चुने हुए कुछ क्लर्जी क्लास के लोग थे, मौलवी और कुछ और दूसरे, और कुछ सामंत थे जिन्होंने ज़रूर विरोध किया। बाकी बाय एंड लार्ज मुस्लिम्स वर लॉयल टू ब्रिटिश ड्यूरिंग द म्यूटनी ऑफ 1857। तो उन्होंने इस पुस्तक में लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया जो 1860 में लिखी, उसमें ये पॉइंट्स प्रूव करने की कोशिश की कि अंग्रेज़ों को संदेह नहीं करना चाहिए और मुसलमान अधिक वफादार हो सकते हैं। दूसरी, उन्होंने तर्क में एक जगह कहते हैं कि इस धरती पर ईसाईयत और इस्लाम जितने नज़दीक हैं इतना कोई धर्म नज़दीक नहीं है, जबकि वो क्रूसेड्स का इतिहास भूल चुके थे, वो ये जो है आपके धर्म युद्धों का इतिहास भूल चुके, लेकिन जो भी हुआ हो उन्होंने अपना ये पॉइंट प्रूव किया कि ऑन दिस अर्थ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर दी वेरी नियर रिलीजन्स ऑन द अर्थ। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो इन्होंने जो अपनी एक कहें कि उससे एक तरह का एक अपना पक्ष लिया सर सैयद अहमद खान ने कि उनको मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच का जो एंटागोनिज्म है उसको डिफ्यूज़ करना है, उसको थोड़ा कम करना है। तो उस उद्देश्य से उन्होंने ये सब सिद्ध किया और अंग्रेज़ों के नज़दीक जाने की कोशिश की। तो इससे ये हुआ कि अंग्रेज़ों की जो बाँटो और राज करो की जो नीति थी उसका मार्ग और प्रशस्त हुआ इनके सर सैयद अहमद खान के लेखन और प्रयासों से। और उनको यहीं से ये आइडिया आया कि उनकी कम्युनिटी अगर इस तरह से एंटागोनाइज रही अंग्रेज़ों के तो बहुत पिछड़ जाएगी और इसलिए उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। तो 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी नामक एक संस्था स्थापित की, जिसके माध्यम से मुसलमानों में अंग्रेज़ी शिक्षा और पश्चिमी दर्शन इसके प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ किया। और इन्होंने आगे बढ़ कर के 1874 में 1874 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की और
इसके 4 साल बाद ही 1878 में इसे कॉलेज का दर्जा मिल गया था, महाविद्यालय बन गया 1878 में। यही संस्था आगे चल कर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनती है, जो आज तक ज्ञान का दीपक जलाए हुए है और वो अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इसके लिए सर सैयद अहमद खां को याद भी किया जाता है, किंतु जो सर सैयद अहमद खां की अपनी कम्युनिटी फोकस्ड सेक्टेरियन आइडियोलॉजी थी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से ये जो एक पृथकतावाद का विचार है वो लोगों की पृथकतावाद जो है वो कम्युनलिज्म से ही पृथकतावाद आया और पृथकतावाद से ही जो है पार्टीशन हुआ। तो इस तरह से उसी को मेरा जो ये वीडियो है मैं केवल उसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो 1876 में सर सैयद अहमद खान अपनी सेवा से निवृत्त हो गए थे और 1878 के बाद जो उनका पूरा कंसंट्रेशन है वो कम्युनिटी वर्क के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए उन्होंने एक तरह से शुरू किया। और 1886 में उन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। और ये जो ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है जो 1886 में स्थापित की, इसके वार्षिक अधिवेशन होने लगे और इसी के अलग अलग शहरों में वार्षिक अधिवेशन होते थे। तो अधिवेशनों के दौरान वो मुस्लिम्स को संगठित करने का काम करना और साथ ही साथ उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के ये प्रयास थे कि किस तरह से, और इसमें ख़ास तौर पर पश्चिमी शिक्षा पर, पश्चिमी जो भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ पर जोर था। तो यूँ करके और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जो एनुअल जलसा होता था, वार्षिक जलसा होता था, वहाँ पर मुसलमान अपने हितों की बात भी करते थे। और इसी ये जो आपका ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसी के जो वार्षिक अधिवेशन है, इसके 20वें अधिवेशन में, क्योंकि 1886 में पहला वो हुआ, तो 20वां अधिवेशन दिसंबर 1906 में हुआ और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में जब ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन चल रहा था, तो उसके समापन के दिन जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो यही संगठन जो है मुस्लिम लीग की स्थापना का आधार बना। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के जो उद्देश्य थे उसमें खास चीज़ ये थी, एक तो मुसलमानों में आधुनिक अंग्रेज़ी और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना, और दूसरा था मुसलमानों को अंग्रेज़ भक्त बनाना और अंग्रेज़ विरोधी आंदोलन से दूर रखना। 3 उद्देश्य हो गए। तो इस तरह से इन उद्देश्यों के साथ ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, क्योंकि वो पहले अपनी कम्युनिटी की जो तरक्की की बात सोच रहे थे, उनके शिक्षा और ट्रेनिंग की बात सोच रहे थे, उनके कौशल बौद्धिक विकास की बात सोच रहे थे। इसलिए उनकी प्रायोरिटी में ब्रिटिश राज की खिलाफत करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश राज को सपोर्ट करना था। उनको ये एहसास हो रहा था कि बाय द वे 1857 में अगर अंग्रेज चले जाते तो शासन कौन करता, शासन किसका होता, क्योंकि वो तो सिंबॉलिक चीफ तो आपने जो है बहादुर शाह जफर को चुन लिया था, लेकिन तो सिंबॉलिक ही थे, बाकी अन्य जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं वे भी तो थीं। तो यूँ करके इनका ये था कि यदि अंग्रेजी शासन लंबा चलता है तो मुस्लिम्स को इसमें तरक्की करने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक प्रश्न राष्ट्रवाद का है, कि राष्ट्रवाद जो शब्द है ये हिंदुस्तान में पैदा हुआ नहीं। राष्ट्रवाद जब से यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुए, जब चर्च और राज्य के बीच में संबंध विच्छेद हुआ, ये कहें राज्य से चर्च का जो शिकंजा था वो कमज़ोर पड़ा, तो नेशन स्टेट्स का जन्म होता है। और जो नेशन स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के जो राज्य हैं जिनको हम कहेंगे राष्ट्रीय राज्य, तो उन्होंने जो है उसे राष्ट्रवाद की परिणति राष्ट्रीय राज्यों के रूप में होती है। तो भारत में तो उस तरह की स्थिति है नहीं। अभी भी अगर मैं किसी से सवाल पूछूँ, मैं उस बात नहीं करूँगा भाई इंडिया नेशन कब बना, कब से आप इसको नेशन कहेंगे, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इट वाज नॉट ए नेशन। तो
वो एक अलग बिंदु है। लेकिन स्टेट, ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद जैसी ये पश्चिम की अवधारणा है, और इस अवधारणा में संस्कृति भी आती है, भाषा भी आती है, भौगोलिक क्षेत्र भी आता है। क्योंकि जो नेशन है वो किससे बनेगा कि पहले उसका जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, दूसरा उसका पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन है तो उसकी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज भी है तो पॉपुलेशन जिस तरह से जीने का तरीका है वो भी होना चाहिए। तो ऐसे कुछ बिंदु आइडेंटिफाई किए हुए थे जिनकी बेसिस पर आप राष्ट्रवाद को जो है परिभाषित करते थे। तो यह राष्ट्रवाद जैसी जो धारणा है वो वहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी जन्म ले रही है यूरोप में। यहाँ जो है हम फ्यूडल लेवल से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि राष्ट्रवाद जैसी बात सीधे तो नहीं, लेकिन पश्चिम का प्रभाव, और हमें देखते हैं 1857 की क्रांति को भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो व्हेन यू बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, तो आप तो ब्रिटिश के पार्ट हो गए। जब नेशनलिज्म यूरोप में है तो आपके यहाँ नेशनलिज्म आएगा। तो जैसा भी नेशनलिज्म आया वो थ्रू ब्रिटिश ही आया, और उसकी 1857 की क्रांति के रूप में पहली परिणति प्रस्तुति हमारे सामने आई। तो यूँ करके राष्ट्रवाद को लेकर के एक अलग स्ट्रीम चल रही है। यहाँ सर सैयद अहमद खां का विचार राष्ट्रवाद के प्रति नहीं है। तो उन्होंने तो ये हुआ, उनके जो प्रयास हुए, उन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया अलीगढ़ को। वहाँ से ये रहा कि जो यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध है, जो एक लार्जर एरिया है उत्तर प्रदेश का, यहाँ इतना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था कि मुसलमानों का एक आधुनिक वर्ग पैदा हो गया जो सरकारी पदों के लिए आकांक्षी था। वो जो है प्रोफेसर बनना चाहता था, वकील, जज, सिविल सर्वेंट्स। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक जो अब तक नहीं था, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट ये आया, मुस्लिम्स में एक साइजेबल ग्रुप जो है पैदा हो गया जो आधुनिक विचारों के साथ था और आधुनिक कार्य करना चाहता था। किंतु सरकारी पदों पर हिंदू जमे हुए थे। तो इन पढ़े लिखे लोगों को भी ये ज़रूर महसूस होने लगा कि यदि हम इसमें जाएंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू जो पहले से जमे हुए हैं उनसे कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पृथकतावाद का विचार भी उन लोगों के मन में आया कि कैसे हम पृथक से कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लें और उनको बेसिस बना करके हम आगे बढ़ें। तो जो बात मैं कर रहा हूँ दो राष्ट्रों के सिद्धांत की, तो इस पे मतलब ये जो पृथकतावाद का विचार चलने लगा है और अपनी कम्युनिटी को ही आगे बढ़ाने का विचार चलने लगा है और ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करना है, तो इसी के सबके मद्देनज़र सर सैयद अहमद खान ने बनारस में 1876 व्हेन ही वाज रिटायर्ड, तो उन्होंने जो 1857 की क्रांति थी उसके बाद के डेवलपमेंट को देखा, तो उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि मुझे अब यकीन हो गया है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकते। बिल्कुल कैटेगोरिकल उनका ये स्टेटमेंट है। मुझे अब यकीन हो गया है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि उनका धर्म और जीने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। मुझे विश्वास हो गया है कि ये समुदाय किसी भी काम में पूरे मन से शामिल नहीं होंगे। फ़िलहाल दोनों समुदायों के बीच खुली दुश्मनी नहीं है, लेकिन भविष्य में यह बेहद बढ़ जाएगी। जो जीवित रहेगा वह देखेगा। तो ये उन्होंने 1876 में एक अपना बयान दिया बनारस में, और यहीं से, क्योंकि 1857 की क्रांति में तो हिंदू मुसलमान ने मिलकर के काम किया था, उन्होंने ये एक बात कही कि ये पॉसिबल शायद नहीं होगा। और जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो सर सैयद अहमद खां उसके बहुत ही कड़े आलोचक हुए और उनको ये लगने लगा कि यदि कांग्रेस की बन तो गई है और इसे सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर इससे उसकी जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय का जो भविष्य है वो धूमिल हो सकता है। क्योंकि यदि उनकी मांग मानी गई तो मेन मांग उनमें ये थी कांग्रेस की प्रारंभ से ही कि जो कौंसिलें हैं उन कौंसिलों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, और यदि कौंसिल में प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो उसका पद्धति क्या होगी, इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा तो अपने आप ही बहुमत हिंदुओं का होगा, तो उसमें मुसलमान वंचित रह जाएगा। तो उन्होंने जो है अपने जो पृथकतावादी प्रयास थे वो आरंभ कर दिए, और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को एक हिंदू संगठन के रूप में माना। उनका एक हिंदू संगठन है और उनकी ये समझ भी बनने लगी कि यदि मैं आगे इस पर बात करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं और बात करूँ। जब कांग्रेस की स्थापना
हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ है, 1886 में ही उनका एक प्रसिद्ध लखनऊ का तो इन्होंने क्या है कि 1886 में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए एक संगठन बनाया 1886 में, और इस संगठन का नाम रखा यूनाइटेड फ्रेंड्स सोसाइटी। और इसमें ख़ास तौर पर मुस्लिम जमींदार से मतलब यहाँ किसानों से नहीं है, जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स थे, इसमें ताल्लुकेदार या दूसरे तरह के जागीरदार या दूसरी तरह के जमींदार, ये सब थे। और इसके अलावा जो बौद्धिक वर्ग जितना भी था, तो चाहे परंपरागत या आधुनिक, उस बौद्धिक वर्ग से मिलकर के ये संगठन उन्होंने बनाया यूनाइटेड फ्रेंड्स सोसाइटी के नाम से। और इसमें मुस्लिम हितों को प्रोत्साहित करना और अंग्रेजी साम्राज्य की निरंतरता को सपोर्ट करना, ये उसके उद्देश्य निर्धारित कर गए। तो कांग्रेस को उसको हिंदू संगठन मानते हुए काउंटरैक्ट करने के लिए उन्होंने यूनाइटेड फ्रेंड्स सोसाइटी की स्थापना 1886 में की। और 28 दिसंबर 1887 को जब को लखनऊ में एक उनका प्रसिद्ध भाषण हुआ सर सैयद अहमद खान का, उस भाषण का एक संक्षिप्त अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, 87 की बात है, अब मान लो कि सभी अंग्रेज़ भारत छोड़ देते हैं, तब भारत का शासक कौन होगा? क्या यह संभव है कि उन परिस्थितियों में दो राष्ट्र, ये पहली बार उन्होंने शब्द का प्रयोग किया 1887 में, दो राष्ट्र मुसलमान और हिंदू एक ही गद्दी पर बैठेंगे या एक गद्दी बैठ सकते हैं और सत्ता में वे जो हैं समान रह सकते हैं? निश्चित तौर पर नहीं। उनमें से एक के लिए ये आवश्यक होगा या अनिवार्य होगा कि वह दूसरे को जीते और नीचे धकेल दे। तो ये इससे लगता है कि उन्होंने यहाँ स्पष्ट तौर पर हिंदू और मुसलमान को दो राष्ट्र कहा, और धार्मिक आधार पर राष्ट्र कहना दोषपूर्ण था, और बाद में भी दोषपूर्ण है, आज भी दोषपूर्ण है, क्योंकि रिलीजन कभी किसी नेशन का सोल बेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, एक सहायक तो हो सकता है बेसिस, लेकिन वो पूरी तरह एक तो आपका तो भौगोलिक क्षेत्र होगा, इसके आधार पर ये हमारा राष्ट्र है। तो खैर अब मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने लखनऊ के इस भाषण में स्पष्ट तौर पर हिंदू और मुसलमानों के लिए दो राष्ट्र का जो है शब्द उनको निकालना पड़ा। और यहीं से हम ये देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद जिस ढंग से सर सैयद अहमद खान का रुख बदला, उसका जो दृष्टिकोण अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने का था, उस तरह से सांप्रदायिक था, वो अब पृथकतावादी भी होने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1887 एक निर्णायक उनका समय है, जब ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सोच जो आधुनिकीकरण के साथ मुसलमानों को एक सोच दे दिया, जिसमें वो पृथकतावादी के रूप में सोचने लगे। और बाद में उन्होंने ये 1886 में जो संगठन बनाया है यूनाइटेड फ्रेंड्स सोसाइटी, इसके बाद उन्होंने 88 में भारतीय जमींदारों और राजाओं, सामंतों और अधिकारियों जो भी थे उनको मिला करके, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही सदस्य रखा गया था। और एक हिंदी का बहुत बड़ा नाम है, उनको वैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कहते हैं और बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कहते हैं, जो हिंदी भाषा के विकास में उनका एक बड़ा योगदान है। किंतु वो ब्रिटिश अधिकारी थे, प्रो ब्रिटिश थे और अंग्रेजी साम्राज्य के हितचिंतक थे, ये जो राजा शिव प्रसाद हैं। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के सत, और राजा जी जो हैं ये क्षत्रिय नहीं थे, ये वैश्य वर्ग से आते थे, उस्वाल जैन थे। और इनको राजा की भी और सितारे हिंद की जो दोनों पदवियां हैं, ये भी ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के लिए अंग्रेज़ों ने दी थी। तो सर सैयद अहमद खान ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियट एसोसिएशन, मतलब संयुक्त राजस्थान राजभक्त संघ, तो एक पैट्रियटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान की भूमिका अग्रणी थी और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उनके सहायक के रूप में थे। तो इस तरह से जो इनके संगठन, इसमें भी उन्होंने ये बात खास तौर पर, चाहे संगठन एक था उसके बाद भी इसमें
मुस्लिमों को के प्रति थोड़ा एक वो पिछड़ गए हैं, तो उनके प्रति हमें ये जो संगठन है ये भी काम करेगा। और फाइनली 1893 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, लंबा नाम है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापित की। और इस संगठन का उद्देश्य था मुस्लिम हितों की रक्षा करना, मुसलमानों में राजनीतिक आंदोलन को रोकना, ब्रिटिश राज की स्थिरता बढ़ाना और ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से सर सैयद अहमद खां जो मुस्लिमों के समाज और धर्म सुधार और सांस्कृतिक सुधार के लिए उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए, किंतु अगर राष्ट्रीय संदर्भ में सोचा जाए तो उनका जो आंदोलन था अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से ही अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये एक जो है एक कम्युनिटी का, एक रिलीजियस कम्युनिटी का ही आंदोलन बन करके रह गया। और वो रिलीजियस कम्युनिटी अपनी तरक्की के लिए वो सेपरेटिज्म की ओर, मतलब कम्युनलिज्म तो है ही अपने आप में, व्हेन यू आर डूइंग सम कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड वर्क दैट इज़ कम्युनल वर्क, लेकिन साथ ही साथ आप सेपरेटिस्ट भी हो गए क्योंकि आपको ये लगने लगा सेपरेटिस्ट में होने में ही लाभ हो सकता है। तो हम देखें कि 1898 में तो सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ उन्होंने इनिशिएट करी थी उसी का रूप हम 1906 में मुस्लिम लीग को भी देखते हैं। तो मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये देखूंगा कि मुस्लिम लीग का फिर 1906 में जब गठन होता है और उसके पहले एक शिमला में उनका डेपुटेशन जाता है, फिर 1909 का अधिनियम पास होता है। ये सारा मामला है जिसमें मुस्लिम्स को अलग प्रतिनिधित्व सबकी बात होती है। उसके बाद 1930 में जो सबसे लोकप्रिय जिनका गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो मोहम्मद इकबाल वे मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हुए। उन्होंने किस तरह से दो राष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब जिन्ना का नेतृत्व आता है और जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को 1940 के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर दिया, उसका बेसिस ही दो राष्ट्रों का सिद्धांत बना। और 1937 में उसी दो राष्ट्रों के सिद्धांत को हिंदू महासभा ने भी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से उसकी परिणति क्या होती है तो मैं ये अगले वीडियो में बात करूँगा। धन्यवाद।